नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री के पेपर 3rd बी में यूनिट 5th के अंतर्गत अकबर के सिक्के इस विषय पर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिक्कों का मापतोल क्या है, सिक्कों के प्रकार क्या हैं और अकबर का प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण और उसके जीवन की जो उपलब्धियां हैं संक्षेप में उनके बारे में चर्चा करते हुए फिर हम सिक्कों पर चर्चा करेंगे। अकबर, जिनका समय है 1556 से 1605 ईस्वी, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। इनके माता पिता का नाम हुमायूं और हमीदा बानो बेगम था और इन्होंने 5 वर्ष की आयु से अकबर की शिक्षा का प्रबंध किया गया था। उसने शिक्षा में कोई ज़्यादा रुचि नहीं ली थी, लेकिन घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में वो निपुण हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो पुनः विजय अभियान हुमायूं ने की थी, उसमें हुमायूं के साथ अकबर भी था। और 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद नामक स्थान पर सिकंदर सूर को हराने के बाद हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया था और दिल्ली विजय के बाद अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया था। और उस समय अकबर की आयु जो थी वो मात्र 13 वर्ष की थी, 13 ईयर्स का वो था। अकबर जिस समय पंजाब में अपने संरक्षक बैराम खां की सहायता से सिकंदर शाह सूर को पराजित करने में व्यस्त था, तभी उसे पंजाब के अंतर्गत गुरदासपुर से 15 किलोमीटर पश्चिम में कलानौर नामक स्थान पर अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। और अंततः 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को हुमायूं की मृत्यु के उपरांत अकबर को मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो लगभग उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष भी नहीं हुई थी और पिता से जो उसको उत्तराधिकार में राज्य मिला था वो कांटों का साथ कह सकते हैं। और उसके बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसके साथ ही उसका सुदृढ़ीकरण का प्रयास उसने किया। साथ ही अकबर ने कुछ ऐसी अपनी नीतियां बनाई राजपूतों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति जो उसके साथ सहयोग करना चाहते थे, उनको अपने अधीन बनाया, उनको उनकी योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्ति दी थी और उससे उसके साम्राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त हुई थी। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत के शासकों में सर्वोत्तम शासक, साम्राज्य का सच्चा संस्थापक और व्यवस्थापक कहा जा सकता है। ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है, अकबर निसंदेह अपने समय के शासकों में चरित्र और बुद्धि दोनों ही दृष्टि से सबसे ऊंचा था और उनकी अपेक्षा उसकी नीति में अधिक मानवता थी। स्मिथ का भी मानना है कि अकबर में सैनिक, नायक, प्रबंधक, कूटनीतिज्ञ और उच्च शासक की हैसियत से बड़ी व्यवहारिक योग्यता थी जो उसके इतिहास से खूब प्रकट होती है। वह जन्मजात शासक था और इतिहास में वह बड़ा ही शक्तिशाली सम्राट माने जाने का अधिकारी है। इसी तरह से अन्य इतिहासकार ने भी लिखा है कि मुगलों में अकबर सबसे बड़ा था और महान मौर्य शासकों को छोड़कर संभवतः पिछले 1000 वर्ष में होने वाले भारतीय शासकों में भी वह सबसे महान था।
उसकी सहज योग्यता और बुद्धि का विवेचन किए बिना भी ये कहा जा सकता है कि अकबर इतना महान इसलिए हो सका कि वह पूर्ण रूप से भारतीय बन गया था। इसी तरह से गैरेट ने भी लिखा है कि अकबर ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों में योग्यता सिद्ध की थी। वह एक वीर सैनिक, एक महान सेना नायक, एक बुद्धिमान प्रबंधक, एक लोकहितैषी शासक और चरित्र का बड़ा पक्का परीक्षक था। इतिहास में वह अत्यंत शक्तिशाली शासक होने का दावा कर सकता है। इसी तरह से सर वुलजले हैक का भी कहना है कि अकबर अनेक मुसलमान शासकों में से एक था जिसमें ये विचार उत्पन्न हुआ कि उसको अपनी प्रजा का पिता बनना चाहिए, न कि एक ऐसी सैनिक और बलवान छोटी सी जाति का नायक जिसके धर्म और जिसकी जाति को भारत के लोग विदेशी मानते हों। एल श्रीवास्तव का भी मानना है कि अकबर मध्ययुगीन भारत का सबसे महान सम्राट था और वास्तव में इस देश के संपूर्ण इतिहास में सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक था। वह वास्तव में हमारा राष्ट्रीय सम्राट था और इस प्रकार विद्वानों की टिप्पणियों के संदर्भ में भारतीय इतिहास में अकबर को एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। आज हम अकबर के सिक्के और सिक्कों की धातु, तोल, सिक्कों पर लेख इस बारे में चर्चा करेंगे। अकबर ने भी इतिहास में विभिन्न शासकों के समय में प्रचलित सिक्कों के आकार, प्रकार, नाप तोल के अध्ययन से पूर्व इस तथ्य पर उसने भी ध्यान दिया था और हमें भी जानना चाहिए कि सिक्के जो हैं इतिहास निरूपण में किस तरह से सहायक होते हैं। सिक्कों पर अंकित लेख महत्वपूर्ण होता है। ये एक ऐतिहासिक स्रोत है जिससे तत्कालीन समय की जानकारी उपलब्ध होती है। मुद्रा तत्व एक ऐसी विद्या है या ऐसी विधा है जिसमें नई नई जानकारियों के आधार पर इतिहास में संशोधन, परिवर्तन होता रहता है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। सिक्कों के द्वारा तात्कालिक शासन की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक नीति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। सिक्कों पर प्रयुक्त किसी आकृति या धार्मिक लेख के द्वारा तात्कालिक शासन की धार्मिक मनोदशा, उनकी विचारधारा और उसने किस धर्म को प्रोत्साहन दिया, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के वजन के कम ज़्यादा से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका प्रचलन काल राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त और शासक का जीवन संघर्ष में रहा होगा, इस बात का द्योतक रहता है। सिक्कों में प्रयुक्त होने वाली धातु से भी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है या आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। उस समय के शासक उसी स्थान पर टकसाल स्थापित करता था जहां उसका आधिपत्य होता था। अतः सिक्कों पर अंकित टकसाल के नाम से उसके साम्राज्य की सीमाओं को जानने में भी सहायता प्राप्त होती है। सिक्कों की बहुतायतता, सिक्कों की अल्प मात्रा में प्राप्ति, ये भी किसी शासन के या साम्राज्य के स्थायित्वता और उनके व्यापारिक संबंधों की भी द्योतक होती हैं। सिक्कों की धातु के आधार पर उस साम्राज्य का हमें आर्थिक सुदृढ़ता, साम्राज्य के पतन, सब तरह की जानकारियाँ भी हमें लगती हैं। सिक्कों में शुद्ध धातु और फिर सिक्कों में मिश्रित धातु का प्रयोग, वो भी हमें उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर देता है। अकबर का जैसा थोड़ा सा हम देखेंगे कि अकबर के सिक्के किस प्रकार के थे। अकबर ने जब राज्यारोहण किया था
तो राजारोहण के 3 दिन बाद अकबर ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा। अकबर के राजारोहण के समय भारत में मुग़लों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब के एक भाग तक ही सीमित थी। धीरे धीरे उसने इन सीमाओं का विस्तार किया और एक सुदृढ़ और व्यापक साम्राज्य स्थापित किया था। जहाँ तक आज हम सिक्कों की बात करेंगे, अकबर ने सामान्यतः शेरशाह सूरी या सूर शासकों की शैली और तोल का ही अनुकरण किया था। उनके सिक्कों के जो तोल था, माप तोल था, उनकी जो शैली थी, उसी को ही अकबर ने अपनाया था। मुग़ल काल में शासन में दृढ़ता आती गई। विभिन्न देशों को जीतकर जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, नए दृष्टिकोण में परिपक्वता आने लगी और तब हम देखते हैं कि मुग़ल सिक्कों का प्रारंभ भी पूरी तरह से हमें अकबर से ही मानना चाहिए। भारत में प्रमाणिक सर्वमान्य मुद्रा का प्रचलन का श्रेय मुग़लों को दिया जाता है। मुद्रा की सुंदरता के साथ इसे टिकाऊ बनाने के लिए उच्च कोटि की धातु का प्रयोग किया गया। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के भी बनने लगे थे। सिक्कों में प्रयुक्त धातु एवं तोल की यदि हम चर्चा करें तो सोने के सिक्कों को अकबर के समय में मोहरें कहा जाता था और सोने के सिक्कों का तोल 11 माशा 168 से 177 ग्रैन और मूल्य में 9 रुपये के बराबर था। अकबर ने ऐसे सोने के सिक्के जिनका मूल्य 10 से 12 रुपये के बराबर था वो भी जारी किए थे, जिनका तोल 186 से 186 ग्रैन था। ये सिक्के मध्य एशिया और प्रशिया में प्रचलित थे और इसी के साथ ट्रांस ओविसियाना के शायबानीद शासकों ने भी शाहरुखी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ये सिक्के पतले और चौड़े हुआ करते थे और इनका वज़न 72 ग्रैन का था। यहाँ हम उसके जो सिक्के मिलते हैं उसमें अग्रभाग पर मध्य में कलीमा और चारों ओर खलीफाओं के नाम और उनकी उपाधियाँ मिलती हैं। सिक्के के दूसरे भाग या पृष्ठभाग में राजा का नाम एवं तिथि मिलती है। तिथि हिजरी संवत में मिलती है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जिनके अकबर के भी हम प्रारंभिक 3 वर्ष का देखें तो एक ही प्रकार के चांदी के सिक्के इनके मिलते हैं। कलीमा प्रकार मुसलमान होने के नाते अपने पूर्व के मुसलमान शासकों की भांति अकबर ने भी अपने सिक्कों पर कलीमा को स्थान दिया और ये इस्लाम मत की एक पवित्र प्रतिज्ञा होती है। कलीमा का मतलब है इस्लाम की पवित्र प्रतिज्ञा होती है। अपने शासनकाल के प्रारंभिक 29 वर्ष 1585 ईस्वी तक अकबर ने सोने और चांदी के सिक्कों को कलीमा प्रकार से जारी किया था। इस प्रकार के सिक्कों के अग्रभाग में मध्य में कलमा, इस पे लेख था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और इसके चारों ओर खलीफाओं के नाम थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उपाधि सहित या उपाधि रहित अंकित होता था। पृष्ठभाग पर सिक्के के शासक का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी उपाधि, फिर उसमें आगे लिखा होता था अल सुल्तान, अल आजाम, अल खाकान, अल मुकर्रम या उपाधि बिना पवित्र इच्छा, खब्द अल्लाह, तल्ल मुल्क व सल्तनत टकसाल का नाम उपाधि सहित या रहित लिखा होता था। तिथि हिजरी संवत में या किसी भी सन में लिखा जाता था।
विभिन्न टकसालों के सिक्कों पर लेख भिन्न प्रकार से लिखे जाते थे, जिनमें सुलेखन अलग अलग प्रकार की होती थी। इसके अलावा 970 हिजरी संवत में कलमा प्रकार की सर्वप्रथम सोने की मोहरें आगरा से जारी की गई थी। 971 हिजरी संवत में लाहौर, जौनपुर, 972 में दिल्ली से भी ये मोहरें जारी की गई थी। 980 हिजरी संवत में दिल्ली के स्थान पर अहमदाबाद से जारी होने लगा। 983 से पटना और 986 से आगरा के स्थान पर अकबर की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी से सोने की मोहर जारी की गई थी। हिजरी संवत से हमें 988 तक की तिथि मिलती है। इसके बाद अकबर ने अलीफ शब्द का प्रयोग 1000 ईस्वी संवत 188 ग्रैन और 215 ग्रैन ये भी उसने अंकित करवाया था। अकबर ने चांदी का सिक्का भी चलाया। शेरशाह के रुपये के सदृश अकबर ने चांदी के सिक्के चलाए। प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों के लिए नकद विनिमय की आधारभूत इकाई चांदी का सिक्का ही था। आईन अकबरी में भी अबुल फजल ने स्पष्ट किया है कि चांदी के सिक्कों का तोल 11.5 माशा 178 या 178 ग्रैन था। 11.5 माशा का मतलब है 178 ग्रैन। तांबे के सिक्कों को पैसा या कलुस कहा जाता था। इनका वजन 1 तोला 8 माशा व 8 सुर्ख 323 ग्रैन का था। 40 दाम का 1 रुपया होता था और 9 रुपये का 1 सोने की मोहर होती थी। आईन अकबरी में दाम की विभिन्न इकाइयों का भी वर्णन मिलता है। उसके समय में निस्की या अलदेहा आधा, पोला, शबी या दामरा ये 1/4 होता था। दमरी का मतलब होता था 1/8, 1/8वां हिस्सा होता था। और ये सिक्के अकबर ने अपने शासन के 44वें वर्ष में जारी किए थे। अकबर ने मुद्रा में दशमलव पद्धति का भी समावेश किया और इसे नीम टंका कहा जाने लगा। विभिन्न इकाइयों में 4, 2, 1 टक्की के नाम से छोटे सिक्के भी जारी किए गए। 10 टक्की = 1 टंका के बराबर होता था। सिक्कों का जो आकार था, अकबर के आरंभिक सिक्के गोल हुआ करते थे। 985 हिजरी संवत में अकबर ने वर्गाकार सिक्के आरंभ किए। 998 हिजरी संवत में वर्गाकार सिक्कों को रोक दिया, जिन्हें जलाली कहा जाता था, और कुछ सोने के सिक्के मेहराबी के आकार में बनाए गए। ये केवल सोने के सिक्के थे। इन्हें केवल स्मरण के लिए ही बनाया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने तीनों ही धातुओं का प्रयोग किया था, सोना, चांदी और इसके अलावा उसने तांबे के सिक्कों को चलाया था। अगले उसमें हम अकबर के सिक्कों के प्रकार के बारे में बात करेंगे और अन्य सिक्कों की विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे।